हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, आपके लिए ये वीडियो बड़ी ही धमाकेदार वीडियो रहने वाली है। अब आप खुद देखोगे जब आप प्रश्न करोगे तो कि वाकई में मैम आप कह रही थी ना, ये धमाकेदार ही वीडियो रहने वाली है। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंतिम समय तक देखी तो आप खुद ये जांचोगे कि वाकई में बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और देखिए बच्चों, ये मैंने आधुनिक काल से जो ये प्रश्न लिए हैं, आधुनिक काल के ये प्रश्न हैं। और ये प्रीवियस यानी गत वर्षों में जितनी आपकी परीक्षाएं हुई हैं उनमें बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। और ये मैं अभी कुछ बच्चों के जो कमेंट आ रहे थे कि मैम जो टीजीटी वाले बच्चों की मैं बात कर लेती हूँ। हालांकि ये वीडियो आधुनिक काल के सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो बच्चा हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता है तो आपके असमंजस यही दूर हो गया होगा कि सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। जिनका सपना है कि हिंदी विषय से हम अध्यापक या अध्यापिका बनना, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, किसी भी राज्य का एग्जाम देने वाले हो या केंद्र का एग्जाम देने वाले हो, DSSB हो, KVS हो, NVS, सभी के लिए। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उनका जो पीछे जो हरियाणा स्क्रीनिंग की मैं बात कर रही हूँ वो पेपर हुआ है, तो उस पेपर को मैं सोल्व करवाऊँ, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसे। क्योंकि अभी जो मैं बात करती हूँ कि ज़्यादा कुछ ऐसा परिवर्तन मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा परिवर्तन है, सिलेबस मिलता जुलता ही रहेगा आपका। तो मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखिए बच्चों, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। आपका एग्जाम का 20 दिन, लगभग 20 ही दिन मान के चलिए, भी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा ही पेपर, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपके कि मेरे से जो बच्चे जुड़े हैं उनको ये रहे कि हाँ मैम से जो जुड़े हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हमारा हुआ है। तो बच्चों, तुम्हें एक लाइक से आपको एक अंगूठा ही दबाना है। और मुझे ना ये, हालांकि मुझे लाइक के कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे अंदर से इतनी खुशी हो जाती है कि हाँ इतने बच्चे मुझे पसंद करते हैं। बस यही फ़ायदा है और कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। तो आप बगैर कहे, मुझे कहना न पड़े, लाइक कर दिया करो वीडियो को। और अभी हम शुरुआत करते हैं। लेकिन देखो बच्चों, एक बात, ये एक ऑप्शन में मैं 5 ऑप्शन, यानी एक प्रश्न में मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगी। कहीं आप ये सोचो कि मैम ने हेडिंग में कुछ डाल रखा है और यहाँ कुछ है, आप देखोगे खुद। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं हर ऑप्शन अपने बच्चों का क्लियर करवाऊँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसमें जो उत्तर दिया है वही आए। हो सकता है जो ऑप्शन दिए उनमें से आपको प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, ये तो सामान्य सा प्रश्न है, सभी कर देंगे। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो सभी जानते हैं हिंदी साहित्य के आरंभिक काल, यहाँ हम आदिकाल की बात कर रहे हैं तो वीरगाथा काल कहा है। ये आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरगाथा काल होगा रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है बच्चों। और चारण काल किसने कहा है? गिरियेशन ने कहा है। तो एक ये सिद्ध सामंत राहुल सांस्कृत्यायन, चारण काल गिरियेशन, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर रहेगा बेटा C। तो यहाँ आप देखना, आपके 4 प्रश्न हो गए हैं। ऐसे करके मैं आपके सारे ऑप्शन क्लियर करवाऊंगी, लेकिन आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। वीरगाथा काल का कवि नहीं है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। तो देखो बच्चों, कौन नहीं है? चंद्रबरदाई है। आपने पढ़ा है कि चंद्रबरदाई की रचना वो है पृथ्वीराज रासो है, जगनिक भी है, मधुकर भी है, नामदेव है। ये वीरगाथा काल के कवि नहीं है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन से कवि कौन से काल के। एक बच्चों ध्यान दीजिए, जो भारतेंदु काल की युग के जो कवि हैं बार बार में पूछे गए हैं, उनको आप जरूर याद कर लेना, नोट कर लेना। जो भारतेंदु काल के वो कवि बार बार पूछे जाते हैं उनको आप अवश्य याद कर लेना। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। देखने बच्चों, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ चंद्रबरदाई माने गए। इन्होंने लिखी ना पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक वाली वीडियो जिस बच्चों को अभी तक वो असमंजस की स्थिति है या वो प्रश्न नहीं आते हैं, तो मैंने इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको आप अवश्य देखें ताकि आपका जो संशय दूर हो सके। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई है।
ठीक है। और ये क्या है, आदिकाल के कवि हैं, विद्यापति भी आदिकाल के हैं। कबीर दास की भाषा कौन सी है, सदुकड़ी। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, कबीरदास की भाषा सदुकड़ी है, किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के हैं। देख, और जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है इसे की भाषा को पंचमेल खिचड़ी। डॉक्टर श्याम सुंदर ने क्या कहा है, पंचमेल खिचड़ी कहा है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर। तो ये बच्चों ये प्रश्न भी मैं आपको एक ध्यान दीजिए बच्चों, जो मैं बोलकर बताती हूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, मेरे पुराने वाले बच्चे जानते हैं, और जो नए आए हैं, नए पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो मैं ओरल बताती हूँ यानी इसमें ऑप्शन नहीं है, और जो मैं और एक्स्ट्रा प्रश्न बताती हूँ तो वो इसका मतलब वो इनसे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उनको आप ध्यान से सुने। वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे। और अगर आप 2-3 बार नहीं सुनना चाहते तो फिर आपने कॉपी में नोट कर लेना, वहीं भी आपको फायदा ही मिलने वाला है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तंब की महिमारी, दौलत धरनी सभापद खर्षे, चली बाजी भय मारुत गर्षे। तो ये बच्चों तुलसीदास की है, बार बार पूछी गई है, कटी कटान कपि कुंजन भारी, तो ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। नैन जो देखा कमल सा, निर्मल निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा बस बादसन ज्योति न घीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है, जो जायसी रहेंगे। तो देखो बच्चों, रचयिता अशुद्ध ऐसे लिखा जाता है, कई बार बच्चे ये तो हमें आता है ऐसे ही गलत कर दे, क्योंकि रचयिता कई बार इसको ये दिया होता है और आप तुरंत इसको टिक करोगे, लेकिन च पे मात्रा नहीं आएगी, ये पे मात्रा आएगी, छोटी की मात्रा, ये शुद्ध अशुद्ध में बार बार पूछा गया, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और देखना बच्चों कि अभी ये सोचो कि मैडम ये मतलब हमें पागल बना रही है तो रेलवे में आएगी, जरूरी नहीं है कि बेटा ये रेलवे में आया है तो ही ये रेलवे के जो रेलवे के भी अलग से एग्जाम होते हैं टीचर के, तो ये टीचर के एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये नहीं कि अब आप मान लीजिए अब 2023 है और सारे 2022 वाले प्रश्न नहीं होंगे, नहीं, आप इस बात का ध्यान रखना कि जो बहुत पीछे के जो पेपर होते हैं ना उनके प्रश्न आते हैं। अब अब देखना केवीएस का पेपर हुआ है, सिर्फ हमें पैटर्न पता चल गया। अब ये तो नहीं केवीएस वाला 1-2 प्रश्न दे देंगे या 2-4 आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो नहीं है कि हो सकता है कोई बच्चा केवीएस में बैठा हो फिर वो हरियाणा वाले में बैठ रहे हो तो सेम ये नहीं पूरा उठा के उसको, ऐसा नहीं करेंगे। जो बहुत ज़्यादा पीछे के प्रश्न आते हैं ना वही आते हैं। तो ये रेलवे में ये टीचर के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो ये बता दिया था मैंने, जायसी इसका उत्तर रहने वाला है। शिवा बावनी के कौन है, भूषण है। देखो बच्चों, शिवा बावनी के रचनाकार भूषण है, और भूषण की एक रचना बेहद प्रसिद्ध है, छत्रसाल दशक है, जो इन्होंने अपने आश्रयदाता छत्रसाल के आश्रय में रहते हुए लिखी थी। अब देखना बच्चों, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत। और ये किसने कहा है, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत। फिर क्यों कहा है, क्योंकि इनकी भाषा इतनी क्लिष्ट होती थी, मतलब इतनी नियम छंद अलंकार से संबंधित होते कि आम इंसान इसको इसके अर्थ को नहीं समझ पाता था। नर की नल नीर की एती गति करी जोए, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। नर की और नल नीर की गति एक ही करी जोए, जे तो ऊंचो होए ते चले ते तो ऊंचो होए। इसका भावार्थ ही रहेगा बच्चों कि जैसे नर है यानी नर मतलब मानव है, और जो नल है जो पानी देता है तो उसकी एक जैसी जो स्थिति होती है, जैसे नल को हम नीचे ऐसे दबाते तो पानी गिरता है, तो और ऐसे ही मानो अगर झुककर चलता है इन सबका सम्मान करता है तो उतना ही ऊंचा होता है। कहने का मतलब उसे उतना ही सम्मान मिलता है समाज में। देखो कितना अच्छा इंसान है, सबसे राम राम नमस्ते बोलकर चलता है। तो इस कहने का ये अभिप्राय ये है किसकी, बिहारी लाल की पंक्तियां हैं। सखी वो मुझसे कह कर जाते, ये क्या है, मैथिली। देखो बच्चों इन प्रश्नों पर सभी
IMP लगा। मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है या वह महत्वपूर्ण है, लेकिन आप खुद जांचोगे ये बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो TGT में आपके और PGT में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो आधुनिक काल से बनते हैं। और मैंने जिस बच्चे ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि संपूर्ण करवा दिया है। जिन बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है, चैनल पर नया है, तो बाकी की वीडियो जाकर देख लेना। आदिकाल के नामकरण को मैंने ट्रिक के द्वारा समझाया है। आदिकाल के नामकरण से एक प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। ये मतलब ये कहने लगा ना, मैं 90.9% कहती हूँ कि एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, और मैंने ट्रिक के द्वारा समझाया है। आप वो वीडियो देख लेना। आदिकाल का मैंने 5 वीडियो आदिकाल की डाली है, 5 भक्तिकाल की डाली है, 2 वीडियो मैंने रीतिकाल की डाली है, तो वो भी आप जाकर अवश्य देखिए जिसने नहीं देखी है। सखियों, मुझसे कैसे के जाते मैथिली क्षण गुप्त रहेगा। हिंदी कविता के छंदों को परिधि से मुक्त कराने वाले तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहने का मतलब ये मुक्त छंद के प्रवक्ता माने जाते। प्रयोक्ता ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध अशुद्ध भी मैं आपको क्लियर करवाती हुई चलूंगी। प्रयोक्ता कहने का, इससे पहले किसी ने मुक्त छंद में कविता नहीं लिखी थी। जैसे इनकी जूही की कली कविता है जो मुक्त छंद की प्रथम कविता, जूही की कली। और ये जूही की कली कब 1916 में प्रकाशित हुई थी, जूही की कली। और इसके जो मुक्त छंद को इसने, जैसे इनके जो आलोचक थे, उन्होंने केचुआ छंद और रबड़ छंद कहकर इनका उपहास यानी मजाक उड़ाया था। भाई ये तो केचुआ छंद है, रबड़ छंद है। लेकिन बाद में इतने प्रसिद्ध हुए थे कि लोगों ने फिर इनकी परिपाटी को अपनाया। आपने देखा होगा कि समाज में जो कोई नई चीज़ आती है ना, तो उसका विरोध होता है, और वो फिर वो अच्छी साबित होती, लोग फिर उनका अनुसरण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम। हमारे 11 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तितली किसकी रचना है? तो तितली बेटा किसकी रचना है? इसकी रही जयशंकर प्रसाद की। और इनका जो उपन्यास पूछा जाता है, इरावती, इनका उपन्यास है इरावती। ये पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का वह कौन सा उपन्यास है जो अधूरा है? तो इनका इरावती उपन्यास बेटा अधूरा है। इरावती उपन्यास इनका अधूरा है, जयशंकर प्रसाद का। अतीत के चलचित्र किसकी हैं? महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र रहेंगे महादेवी वर्मा की। और ये देखो बच्चों, ये चारों ही छायावादी कवि हैं। क्या है? छायावादी कवि हैं। और छायावाद के वास्तविक जो रहेंगे प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद रहेंगे। नंदुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता रहेंगे सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव के रचयिता है। निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर, ये सभी छायावादी कवि हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के कौन है? रामचंद्र शुक्ल। और जन्मेजय का नाग किसकी करती है? जन्मेजय का नाग किसकी करती है? तो जयशंकर प्रसाद की। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए, जन्मेजय का नाग की मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा, कितनी ही रचनाएं हैं, कैसे आप उनको याद करोगे? तो आपको याद करने का एकमात्र और बहुत अच्छा तरीका बता देती हूँ कि आप अपनी जो निजी ज़िंदगी है, अपनी जो निजी ज़िंदगी जोड़कर उसे पढ़ा करो, या फिर उसी ट्रिक के द्वारा, क्योंकि इतनी रचनाओं का आप रटने से एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि आप उसे समझकर पढ़ोगे तो आप लंबे समय तक याद रख सकोगे। जन्मेजय का नाग है, देखो बच्चों, ये नाग आया है, और आपको ये पता है कि शंकर है वो अपने गले में क्या रखते थे? नाग रखते थे। बहुत सारे नागों के बीच में रहते थे। तो आप ये रखिए, जन्मेजय का नाग, ये नाग किसके गले में? तो शंकर के गले में, जयशंकर प्रसाद। तो उम्मीद करती हूँ कि ये समझाने में मेरा प्रयास सफल रहा होगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। ये किसने कहा है? भगवती चरण वर्मा ने। किसने कहा है? भगवती। देखो बच्चों, ये सभी जो रहे हैं ये राष्ट्र भक्ति से संबंधित इन्होंने रचनाएं लिखी। सुभद्रा कुमार चौहान ने झांसी की रानी पर, आगे हम पढ़ेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको।
हिंदी निम्नलिखित में सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा गया कि हिंदी में, यानी हिंदी की जो भाषा है, हिंदी में सबसे पहले इस ऑप्शन के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो भी एग्जाम में पूछा गया है ये यहाँ लिखा हुआ है। सारे आए हुए प्रश्न है, सारे ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। तो ये यशोधरा की रहेंगी। और देखो बच्चों यशोधरा का समय पूछ लिया जाता है, ये 1932 इसका समय रहेगा, लेकिन आप कहोगे नहीं मैम आप तो गलत बता रही हो, 1933 इसका समय है। तो 1933 बेटा इसका प्रकाशन का समय है, ये प्रकाशित हुई थी 1933 में 1 साल के बाद, और 32 इसका रहा है जो इसका जो लिखने का समय। इसके साथ ही कामयानी 1935 में जयशंकर प्रसाद की, साकेत 1931 में, ये मैथिली शरण गुप्त के, सारे आप याद कर लेना। हिमालय के आंगन में प्रथम किरणों का देव पार, उषा ने अर्श अभिवादन किया और पहराया हीरे का हार। तो बच्चों ये रहेगी आपकी जयशंकर प्रसाद की। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया, पहनाए हीरे का हार। देखिए बच्चों मुझे जहाँ तक मेरा जो अनुमान है, मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुमान है, पढ़ने आपको चारों ही काल है, जैसे आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे वहाँ से भी, लेकिन आधुनिक और रीति काल और फिर ये तो सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे 50 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाएगी, टीजीटी वाले बच्चों की मैं बात करती हूँ, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके साहित्य से आएंगे, इसलिए मैं साहित्य पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ। अब हम जल्दी ही व्याकरण भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अभी व्याकरण से भी तो पूछे जाएंगे ना, और सारी हमें करनी है, तो जल्दी मैं व्याकरण शुरू करने वाली हूँ। आपके लिए व्याकरण की वीडियो लेकर आऊँगी अब जल्दी 1-2 दिन के अंदर। आंचलिक उपन्यास, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? तो क्षेत्र विशेष से। क्षेत्र विशेष का मतलब होता है वैसे जैसे गांव देहात की, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे फणीश्वर नाथ रेणु है, उसका एक उपन्यास है मैला आंचल, 1954 का है जो मैला आंचल है। तो बच्चों देखो मैला आंचल है ना, बड़ा फेमस है, वो है आंचलिक उपन्यास के लिए, और उन्हें फणीश्वर नाथ रेणु काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं उन्हीं उपन्यास में। मैला आंचल बार बार में पूछा, आप याद रखना, मैं बताती हूँ ना, कहीं आपको कोई लग रहा है कि मैं हमारा ज़्यादा समय ले रही है। तो बच्चों ये मैं एक बात है ना, एक बात मेरी और एक प्रश्न आपके लिए हीरे जैसा साबित होने वाला है, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण और आपको सचेत करती रहती हूँ बीच बीच में, कहीं आप बोर हो जाओ या फिर आप बोर फील करो, तो इसलिए मैं बार बार में आपको सचेत करती रहती हूँ, ताकि आपका ध्यान पढ़ाई में बना रहे। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो बच्चों देखना, निर्गुण भक्ति काव्य कबीरदास है, और तुलसीदास गुण के हैं, राम के हैं, सूरदास कृष्ण के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। सरदा कृति की नायिका है, सरदा किस कृति की नायिका है? तो कामिनी, और कामिनी है जयशंकर प्रसाद की रचना, 1935 में लिखी गई थी। और ये कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, साकेत मैथिली शरण गुप्त, ये सारे याद रखोगे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहेंगे कौन? रहेंगे रहीम। तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहेंगे रहीम रहेंगे। देखिए बच्चों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपके लिए पर्सन सिलेक्टेड कौन से अब मेरे बच्चों का फ़ायदा होने वाला है, पर्सन ज़्यादा आ सकते हैं, तो आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ, और आप भी मेरे साथ करोगे तो आपका 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। और देखो बच्चों अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं, 20 दिन के इतिहास, सिर्फ 20 दिन, मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूँगी, सिर्फ 20 दिन में आपकी ज़िंदगी बनने वाली है, आपकी किस्मत लिख दोगे आप 20 दिन। तो 20 दिन में जी जान से इतनी मेहनत कर दिए कि देखिए बच्चों पढ़ तो सब रहे हैं, अब ये नहीं, अब हम सबके जितनी मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हमारा नहीं होगा, लेकिन हम औरों से कुछ हटकर करेंगे तभी हम सिलेक्शन ले जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा चयन हो कहीं ना कहीं,
तो आपको उनसे औरों से कुछ अलग हटके करोगे तभी तो आपका चयन होगा। तो ये 20 दिन में इतनी जी जान से मेहनत कर दी, अपनी ज़िंदगी का इतिहास लिख दी, और आपका टीजीटी में भी सिलेक्शन हो गया ना, फिर अब पीजीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर तक आप चले जाओगे आराम से, क्योंकि एक बार जॉब लगने के बाद फिर इंसान का जो है अस्तित्व हो जाता है। तो मैं अब आगे बढ़ते हैं और आपका समय नहीं ले, आप खुद समझदार हो कितनी मेहनत करते हो, और भी ज़्यादा करो, जितनी हो सके अपनी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करो। अब थोड़ा सोने का समय थोड़ा थोड़ा कम करो। जैसे सोना भी ऐसा नहीं कि आपको टेंशन लेनी है, सोना नहीं, सोना भी है, लेकिन आपको इतना नहीं कि आपको अपने पेपर का ही ध्यान न रहे। तरनी तनुजा तक तमाल तरवर बहुछा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। और बच्चों इसमें बार बार ये उसमें पूछी जाती है, इसमें अलंकार भी पूछा जाता है। तो जैसे तय तय वर्ण की आवर्ती अनुप्रास अलंकार है, और ये किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। देखो सारे बच्चों ये पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए मैं इनको लेकर आई हूँ। बूंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। तो ये देखना सुभद्रा कुमारी चौहान की, कई बार आपने इसको गुनगुनाते लोगों को देखा होगा कि बूंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो खूब आपने ये झांसी वाली रानी की जो नाटक देखा होगा, या बार इनके ऊपर फिल्म भी बनी है, तो आपने ये पंक्तियां बार बार दोहराई गई हैं। आज से आपको ये याद हो गई है किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ देना तुम फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये रहेंगी माखनलाल चतुर्वेदी की। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, एक अगर ये आपसे एक भारतीय आत्मा पूछ लिया जाए, भारतीय आत्मा, तो आपके रहेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। ध्यान दीजिए बच्चों, ये मैं आपका असमंजस की स्थिति, बहुत सारे बच्चों को, मुझे लगा बहुत सारे बच्चों को ये प्रश्न याद नहीं होगा, लेकिन आज के बाद आप नहीं भूलोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक भारतीय आत्मा, तो आप कहोगे माखनलाल चतुर्वेदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रीय आत्मा, तो आप करोगे राजा राम शास्त्री। कौन करोगे? राजा राम शास्त्री। अगर आपसे राष्ट्रीय आत्मा पूछा जाए तो आप राजा राम शास्त्री करोगे। अगर आपसे भारतीय आत्मा पूछ लिया जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी करोगे। तो इसका रहेगा उत्तर ये ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दरवाजे से चंडाल गड्डी की तरफ नजर दौड़ाने का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। तो ये राहुल सांस्कृत्यायन की है। दरवाजे से चंडाल गड्डी की तरफ से नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। ये पंक्तियां राहुल सांस्कृत्यायन की। देखना बच्चों, ये हो सकता है राहुल सांस्कृत्यायन आपके शुद्ध अशुद्ध में पूछ लीजिए। तो ऐसे जो कठिन जो होते हैं ना, उनको आप ध्यान से पढ़ा करो। भूषण की कविता का प्रधान शब्द प्रशस्ति परक। देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हम जैसे हम कर दे 76 दशक इन्होंने की रचना है, 76 दशक। तो 76 दशक इन्होंने राजा 76 की प्रशस्ति पे, प्रशस्ति का परक होता है किसी की प्रशंसा में लिखा गया जो है ग्रंथ, जो भी ग्रंथ है, नाटक है, उपन्यास जो भी है, इन प्रशंसा। तो 76 किसी के आश्रय दाता थे, रीतिकाल के कवि थे, ये भी याद रखना है। अपभ्रंश के एक काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश काव्य के प्रणेता रहेंगे पुष्पदंत। अपभ्रंश का कृष्ण काव्य के प्रणेता रहेंगे पुष्पदंत। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य कौन है? तो ये रहेंगे मुल्ला दाऊद। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य। देखिए बच्चों, जो चीज़ अपने आप में प्रथम होती है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप प्रथम को अवश्य याद करें। सभी प्रथम आपको जहाँ दिख जाए तो उसको आप अच्छी तरह से याद कर लिया करो। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार का मतलब होता है जैसे नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, तो और कविता होती है पद्य, और बाकी सारे कविता को छोड़कर बाकी सारे गद्य में आएंगे। तो प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल। देखिए बच्चों, मैं बता देती हूँ कि मैं आपके लिए बड़ी बड़ी वीडियो 1-1 घंटे की इसलिए लेकर आती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड करवा सकूँ, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करवा सकूँ। लेकिन मेरे करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख रहे हो। तो मैं छोटी वीडियो लेकर आऊँगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जो है आपकी परीक्षा की तिथि काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। देखो बच्चों, मेरा तो क्या है, मेरा तो गला मेरी आदत है कि मैं ज़ोर से
चिल्लाकर पढ़ा, मतलब बच्चों के अंदर एक जोश रहे। जब अध्यापक के अंदर ही जोश नहीं रहेगा तो फिर बच्चों को क्या जोश दिलाएगा। तो मैं खूब चीख चिल्ला के आपको पढ़ाती हूँ। मैं चाहती तो 10-15 मिनट में रोज़ की वीडियो डालकर चली जाऊँ और मैं सोचूं मेरा चैनल अपडेट रहेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जब मैं मेहनत करूँगी तो ही मैं बच्चों को कुछ सिखा पाऊँगी और मेरे बच्चे मेरे से जुड़े ना वो और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आप वीडियो को अंतिम समय तक देखा करो। एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि ये 20 दिन आपकी ज़िंदगी की, पूरी ज़िंदगी का इतिहास बदलने वाले दिन हैं। तो कहीं आप सोचो आप औरों से हटकर करोगे तो ही आप हटकर कामयाब होगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो कम से कम आप एक दिन में कम से कम 200 क्वेश्चन तो निकाला करो, कम से कम 200 क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि आपने 200 ओरल उसका रिवीजन भी करो। यानी कम से कम आप 200 क्वेश्चन कर रहे हो तो मतलब उनका 3 बार एक मतलब एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार नहीं तो 4-5 बार पढ़ा करो और फिर आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा वो, ठीक है। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम उदंत मार्तंड है। देखिए बच्चों, मैं इस प्रश्न में आपको एक दिखाई देगा, लेकिन मैं इस प्रश्न में 5 प्रश्न आपको और बताने वाली हूँ। ध्यान दीजिए, जो आए हुए प्रश्न है। फिर मैं बोल रही हूँ कि ध्यान दीजिए, तो आपको ध्यान से सुनना है। उदंत मार्तंड एक बार परीक्षा में ये पूछ लिया गया था ये, और कुछ मैंने जो परीक्षा दी मुझे बड़ा अजीब प्रश्न लगा ये। उदंत मार्तंड ये सभी जानते हैं कि ये साप्ताहिक पत्रिका है, साप्ताहिक पत्र है। क्या है? साप्ताहिक, यानी सप्ताह में एक बार छपने वाला है। और ये सभी जानते हैं कि ये साप्ताहिक है। और क्या है, ये 30 मई 1826 को ये छपा था, 30 मई। तो 30 मई को क्या बोलते हैं? पत्रकारिता दिवस भी बोलते हैं, पत्रकारिता दिवस 30 मई को, क्योंकि ये पहला पत्र आया था। अब ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। कलकत्ता से, कहाँ से? कलकत्ता से। लेकिन एक बार ये पूछ लिया गया था कि कौन सा वार था जिसको ये प्रकाश साप्ताहिक तो था, लेकिन वार कौन सा था? तो ये रहेगा इसका मंगलवार को ये प्रकाशित होता था, मंगलवार को। अब देखना, मैं आपको मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी आपको कैसे करना है। पहले बात तो मैं से मंगलवार होगा, ठीक है, मार्तंड मैं से मंगलवार। फिर इसकी जो है आप तिथि याद करोगे, मैं से मंगलवार, मैं से मई, ये मार्तंड है ना, मैं से मई। लेकिन भाई 30 मई और ये ऊ आया है ना, ऊ यहाँ ऊ, तो ये ऊ 3 की तरह बन रहा है, 3 की तरह, तो 1 0 और लगा लेना इसका। 30 मई 1826 को ये छपने लगा था, मंगलवार को ये छपता था, साप्ताहिक पत्र था ये, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र था। और तो ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैंने यहाँ 6 प्रश्न आपके क्लियर कर दिए। कहीं आपको लग रहा है कि एक ही नहीं, लेकिन मैं एक ही प्रश्न के साथ 5-5, 6 जितने उसके इर्द गिर्द बनने वाले प्रश्न हैं, हो सकता है ये ना पूछे, इनमें से पूछ लिया जाए। तो हमें हर तरह से तैयार रहना है, ठीक है बच्चों। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक, देखना बच्चों, प्रवर्तक तो ये तीनों ही है। मैं और ये साबित भी अभी करने वाली हूँ कैसे क्या है, मैं आपको बताने वाली हूँ। छायावाद के प्रवर्तक रहेंगे जयशंकर प्रसाद। क्या रहेंगे? वास्तविक प्रवर्तक। ये लगाना, शायद वास्तविक प्रवर्तक आ जाए या सिर्फ अकेला प्रवर्तक आए तो आप लगाओगे जयशंकर प्रसाद। वास्तविक या अकेला, देखो कि अकेला आया हुआ है और वास्तविक। लेकिन नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार आ जाए, नंदुलारे वाजपेयी ने किसे माना है? तो बच्चों सुमित्रा नंदन पंत को माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने माना। तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल बड़े महान आलोचक रहे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है, तो यही उसके वास्तविक प्रवर्तक हो गए छायावाद के। नहीं बच्चों, ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद इसके प्रवर्तक हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को माना है, नंदुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है। तो ये फर्क आप याद रखेंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकृतिवादी उपयोगवाद का दूसरा नाम है, ये किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने, कि प्रकृतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, नंदुलारे वाजपेयी ने। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। देखिए बच्चों, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन है? मंगलसूत्र है। जयशंकर प्रसाद का कौन सा है? इरावती है।
और मैं बात करती हूँ भारतेंदु हरिश्चंद्र का है सती प्रताप। क्या है? सती प्रताप। तो ये सारे अधूरे अधूरे ना, इनको आप याद रखोगे। सती प्रथा, सती प्रथा, सारे अधूरे अधूरे आप याद कर लेना। और सारे ये क्या है? प्रेमचंद के तीन, चारों के चारों। और ये आपने गबन रंगभूमि सेवा सदन एमए के जो पोस्ट ग्रेजुएट हम पढ़ रहे थे, एमए के अंदर हमने इनको पढ़ा है। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो देखो बच्चों, उर्वशी परी ने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चारों ही रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, लेकिन उर्वशी की रचना काल पूछ लिया जाए तो इसका 1961 रहेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो 1972 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और किस में मिला था? उर्वशी में मिला था। हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखक का नाम है घासीदास दासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम घासीदास दासी है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें आप में एक बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और इस प्रश्न को ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आज के बाद आपको इसको गलत नहीं करना है। मैं कुछ इनका अंतर बताने जा रही हूँ। अगर आपसे पूछ ली जाए कि सर्वप्रथम काल विभाजन के आधार पर, तो जॉर्ज ग्रियर्सन करेंगे। काल विभाजन पर क्या करोगे? आप जॉर्ज ग्रियर्सन करोगे। अगर आपसे अगर हिंदी से लिखने का प्रयास घासीदास दासी ने किया। अगर हिंदी में सबसे प्रथम हिंदी में जो उपन्यास लिखा था, माफ़ कीजिए, हिंदी में सर्वप्रथम इतिहास लिखा था शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, लेकिन सर्वप्रथम लिखने का प्रयास घासीदास दासी ने किया था। इनका भी आप अंतर जरूर याद कर लेना है। पद्मावत किसकी है? जायसी की है। और पद्मावत की बेटा भाषा भी पूछी गई है, तो पद्मावत की भाषा कौन सी रहेगी? अवधी रहेगी। पद्मावत की भाषा कौन सी रहेगी? अवधी रहेगी। बैताल 25 के रचनाकार कौन है? बैताल 25 के रचनाकार रहेंगे श्रुति मिश्र। बैताल 25 के रचनाकार श्रुति। देखो बच्चों, सारे प्रश्न आए हुए हैं। सुहाग के नूपुर कौन रहेंगे? अमृतलाल नागर रहेंगे। सुहाग के नूपुर रचयिता, सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रहेगी। अशोक के फूल के निबंध संग्रह, यानी अशोक के फूल के निबंध संग्रह के रचनाकार कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के जो निबंध संग्रह के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी साहित्य का आदिकाल इन्होंने लिखा था। आदिकाल नामकरण ने भी दिया था। हिंदी साहित्य की भूमिका भी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके साथ कुटज भी इन्हीं की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो ये सारे आप याद रखोगे। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो अब तक आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे वाले निशान को दबा देना। और घंटे वाले निशान के बाद आपको आल दिखाई दे दे, आल पर आप क्लिक कर देना, क्योंकि मैं जब भी आप वीडियो डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन उचित समय पर पहुँच जाएगा। तो और बच्चे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ कि सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे से जुड़ा उसी बच्चे का सिलेक्शन हो, और जो भी मेहनत करा सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन बच्चों एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको अब फिर मेहनत करनी है। जितनी मैं कर रही हूँ उससे ज़्यादा कहीं मेहनत करो और अपना सिलेक्शन ले जाओ। और मैं उस कमेंट का इंतज़ार करूँगी जिस दिन आप कहोगे कि मैम मेरा सिलेक्शन होगा, तो मेरे से उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे जो बच्चे जो मेरे से जुड़े थे उनका सिलेक्शन होगा, उनको कामयाबी मिल गई। और मैं उस कमेंट का बहुत जल्दी इंतज़ार करूँगी कब आप कमेंट करोगे। पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब बच्चों देखो, इसके वैसे याद अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं हो रही है तो मैं बताती हूँ। झरना का टाइम है 1918। झरना का टाइम है 1918। और ये झरना देखो, तुमने शंकर की फोटो देखी होगी, जिस शिव शंकर बोले कि तो उनकी जटाओं में ऐसे पानी निकलता है, यानी गंगा की धारा निकलती है। तो आप उसको ऐसे इमेजिन करेंगे, ऐसी कल्पना करोगे कि जो शंकर की जटाओं से झरना निकलता है, शंकर की जटाओं से झरना निकलता है, तो किसकी रचना होगी? जयशंकर प्रसाद की।
भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली क्षण गुप्त है। देखो बच्चों, भारत भारती का जो रचनाकार ये पूछा गया 1912 की रचना है। इस देखो टीजीटी में इतना समय सीमा नहीं पूछी जाएगी। ये कुछ जो है रचनाएं कुछ को पूछ ली जाती हैं जो महत्वपूर्ण है। और जैसे इनको जो है उसने राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई है। राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? इसको दी है महात्मा गांधी ने, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसको भी आप याद करेंगे। और किस रचना के तहत दी थी? तो भारत भारती के तहत दी थी। तो बच्चों अभी इतना ही करें, और बाकी हम कल करेंगे या मैं शाम को एक वीडियो और डाल दूंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।